Hello and welcome everyone. I am Simranjeet Maan, and in this video we are going to continue with our 10-year PYQ marathon sessions. बट ये वीडियो हमारी लास्ट 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी अपने ट्रेडिशनल सेट सिलेबस से हट के पूछती है. Every year 25% questions will be like that. Those questions will test your general science knowledge, your knowledge about latest technological developments. और इसमें यूपीएससी को काफ़ी डिस्क्रिशन होती है, तो क्वेश्चंस काफ़ी ओपन एंडेड हो सकते हैं. ऐसे हो सकते हैं क्वेश्चंस जो आपने कभी सुने ही ना हो. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए पीवाईक्यूज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से यूपीएससी ट्रैप सेट करती है, ऑप्शंस फ्रेम करती है. ओके, सो ऐसे जितने भी क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में यूपीएससी ने 2016 से 2025 तक पूछे थे, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. 2025 से स्टार्ट करते हैं. Okay, so first question was, studies indicate, consider the following statements. Statement 1, studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. Statement 2, silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. अब देखो, ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ी हैं. सीमेंट इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं सिलिका प्लस लाइमस्टोन. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है वो होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसमें बहुत सारी CO2 रिलीज होती है. स्टेटमेंट 3 उसी की बात कर रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट 3 अगर एक बार आपने पहचान लिया कि एक कैंसिलेशन प्रोसेस है, जो क्लिंकर प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ प्रोड्यूस होती है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको क्लियर ही हो जाएगी कि इसका ये रीजन है. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें 5% की, तो डेफिनेटली सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो सीमेंट इंडस्ट्री नो डाउट 5% से ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, अगर एक बार ये समझ गए तो हमारा जो आंसर है, आंसर बी. बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है. क्योंकि इसने डायरेक्टली नहीं बोला है कि CO2 रिलीज होता है, लेकिन आपको जनरल साइंस की क्लास 10th की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब CO3 कैल्सिनेशन प्रोसेस में डिकम्पोज होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है. ओके, सो आंसर विल बी बी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, एंड वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, दैट इज स्टेटमेंट 3, इज द correct explanation of statement 1. Okay, let us move on to the next question. Consider the following type of vehicles: full battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles? अब देखो, अगेन इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल पावर ट्रेन क्या होती है. पावर ट्रेन कोई भी मैकेनिज्म होता है जो पावर सप्लाई करता है. ओके, ट्रेडिशनली हम इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं, तो ऑप्शंस में या फिर स्टेटमेंट्स में जो भी ऐसा इंजन होगा जिसमें ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन जो कि पेट्रोल डीजल से चलता है, उसके अलावा कोई भी पावर सोर्स हो, सो दैट विल बी आंसर. ओके, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स डेफिनेटली, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स. अब इसमें बच्चे कंफ्यूज थे. अब देखो, हाइब्रिड है मतलब इसमें इंटरनल कंबशन इंजन भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अल्टरनेट पावर ट्रेन भी है, मतलब एक दूसरा सोर्स ऑफ पावर भी है. ओके, सो आंसर विल बी सी, ऑल द 3. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. अगेन सेम जनरल साइंस का क्वेश्चन. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हम सेल पढ़ते थे अपनी स्कूल में, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा इतना आइडिया रहता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो मोस्टली कौन से एलिमेंट्स की बनती हैं. ओके, अब जब आप बैटरीज पढ़ते हो तो कोबाल्ट, लिथियम, निकल, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. इनफैक्ट इन नामों से बैटरी आती है, लिथियम बैटरीज, निकल बैटरी, निकल कोबाल्ट बैटरीज. ओके, अब लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स. तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की बात नहीं की है, स्पेसिफिकली कैथोड बोला है. ठीक है, अब जब हम कैथोड की बात करते तो जनरल, मतलब यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन इन जनरल कैथोड्स आर मेड अप फ्रॉम द मेटालिक एलिमेंट्स. ओके, और इसमें हम अगर मेटालिक की बात करें तो कोबाल्ट, लिथियम और निकल है, और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटालिक साइड पड़ता है.
ठीक है, तो आंसर विल बी सी, ओनली 3। देखो तीनों क्वेश्चन में अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे ट्रेडिशनल जो सिलेबस है यूपीएससी के उसमें नहीं पढ़ते। जनरल 3 में से 2 में तो जनरल साइंस हमारी टेस्ट हुई है, ओके। एक में हमारी एक तरह से मानो कि एक लिमिटेड सी छोटी सी इंजीनियरिंग की नॉलेज भी चेक हुई है, ओके। सो ये डिफरेंट है, इसलिए आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस विल हेल्प यू फोकस ऑन दी सच टॉपिक्स व्हेन दे अपीयर इन न्यूज, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 44th क्वेश्चन। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग cigarette butts, eyeglass lenses, car tires, how many of them contain plastic? अगेन जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पॉलीमर्स के बारे में वो सब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टिक को आप नैरो सेंस में नहीं ले सकते। प्लास्टिक यहाँ पे एज ए पोल्यूटेंट की तरह बात कर रहा है, समथिंग दैट इज नॉन डिग्रेडेबल, समथिंग दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ओके। तो कार टायर्स डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, दे कंटेन प्लास्टिक। आई ग्लास लेंसेज एवरीबडी नो दे आर मेड ऑफ पॉलीमर्स। बात आती है सिगरेट बट्स की। अब इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रिसेंटली एक इनिशिएटिव न्यूज में आया था जिसमें कि एक एनजीओ या फिर एक कंपनी क्या ट्राई कर रही थी कि जितने भी सिगरेट बट्स हैं उनको इकट्ठा करके उनके फिल्टर से जो है वो निकाल के हमारा जो एक प्लास्टिक आता है उसको निकाल के यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, ऑल द 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया। कोल गैसिफिकेशन कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम? कोल गैसिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कोल से प्रोड्यूस होती है सिन गैस। सिन गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH, इथेनॉल दैट इज C2H5OH एंड यूरिया, क्योंकि यूरिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोग्लिसरीन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन इज प्रोड्यूस बाय नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल। क्लियर? जनरल साइंस में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं अपने स्कूल में। जनरल साइंस की बुक्स कैन बी रिवाइज्ड, और जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इन चीजों पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछती है। डायरेक्ट जो पीसीएस का मॉडल होता है जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं, वो यूपीएससी तरीका यूज नहीं करती। यूपीएससी ये इनडायरेक्ट तरीका यूज करती है। चेक आपकी नॉलेज जनरल साइंस की हो रही है लेकिन एप्लीकेटिव। क्लियर? तो इन पे ध्यान रखना है। दैट इज वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अगेन बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने स्कूल में पढ़े थे उन पे बेस्ड है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। अगर ये हमें याद है तो क्वेश्चन इज डन। फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है जिनको अगर हम रेडिएशन डालते हैं या फिर यूवी लाइट डालते हैं या फिर हम उनको करंट पास करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो डिफरेंट तरह के कलर या डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट्स प्रोड्यूस करती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम टेलीविजन स्क्रीन्स और एलसीडी डिस्प्ले बनाने में यूज करते हैं। और कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स या फिर एलिमेंट्स जैसे कि यट्रियम और यूरोपियम फोस्फोरेसेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यस, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस टेलीविजन एंड एलसीडीज, एंड यस इट इज बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फोस्फोरेसेंट। तो आंसर विल बी ए। ओके, क्लियर? जनरल साइंस के किस तरह से यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 2030। ये पीआईबी में काफी न्यूज में रहा था। दिस इज इजी फैक्ट। ओके, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अगेन दिस इज रॉन्ग, कवच इज टोटली इंडिजिनस। इसमें हम आरएफआईडीज यूज करते हैं प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए ट्रेन की, पैसेंजर्स की। आरएफआईडी जो हमने पिछली क्लास में शॉर्ट रेंज डिवाइसेस वाले क्वेश्चन में कवर किया था, आरएफआईडीज आर यूज टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो करेक्ट इज ओनली 3। हाँ, नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट होगा 1 और 2, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2024 में कितने सारे क्वेश्चन आए थे।
कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। नॉर्मल ट्रेडिशनल जो पावर प्रोवाइड करने का तरीका है हमें वो है प्रोडक्शन एक प्लेस पे होती है, फिर ट्रांसमिशन होती है, फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे घरों में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज डिफरेंट तरीका है, यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला एलिमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है वहीं पे कंज्यूमशन होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज प्रोडक्शन या फिर स्टोरेज एनर्जी की कंजम्पशन पॉइंट के अगर नजदीक होती है तो दोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऑप्शंस में जो जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी आंसर। बैटरी स्टोरेज यस, बायोमास जनरेटर्स यस, प्रोडक्शन या फिर स्टोरेज कहाँ पे, कंजम्पशन पॉइंट के पास, फ्यूल सेल्स यस, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक यूनिट्स यस। तो आंसर विल बी डी ऑल 4। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है, एक बार लॉजिक लगाओ, समझो कि फ्रेज का मतलब क्या है, उसको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मैप करके देखो कि ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज कैसे वर्क करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे वर्क करते होंगे और कौन कौन से इसमें से मैच करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, गलत है। Compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions, सही है। और ये सही है इसलिए पहला गलत है, क्योंकि किसी भी स्टार की लाइफ एक फैक्टर पे डिपेंड, मतलब एक जो फैक्टर है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल उसका यूज हो रहा है। जाइंट स्टार्स में जो फ्यूल होता है वो फास्टर रेट पे यूज होता है, तो जाइंट स्टार्स की लाइफ कम होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जाइंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अगर ये ऑपोजिट होता कि लाइफ मतलब ड्वार्फ स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन जाइंट स्टार्स, तो आंसर हो जाता ए, लेकिन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen। अगेन जनरल साइंस का क्वेश्चन, हम सबको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है फ्यूल सेल्स में, उसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, H2+O2 वाटर। अगेन जनरल साइंस पे बेस्ड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम हॉल में। रिसेंटली टर्म्ड pumped storage hydropower, recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following। अब देखो अगेन जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज था उसी तरह से एक टर्म है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर। जो हमारे सोलर और विंड है उनकी एक डिसएडवांटेज है इंटरमिटेंसी, सोलर रात में अवेलेबल नहीं होता, विंड जब कंडीशंस ऐसी हो जब विंड स्लो है स्पीड विंड की तब विंड अवेलेबल नहीं होता। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हमने एक मान लो एक तरह से बहुत बड़ी बैटरी क्रिएट करने की कोशिश की है, और उसमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है सोलर की, जिस टाइम सोलर अवेलेबल है उसको हमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उस पोटेंशियल एनर्जी को बाद में काइनेटिक एनर्जी में यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, पंप करो, स्टोर करो और हाइड्रो पावर की तरह उसको फिर बाद में यूज करो, ठीक है। तो आंसर विल बी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो इतना इंपैक्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्जन है जो हमने जनरल साइंस में पढ़े थे उनको रिकॉल करने का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने का कि यस हमें पता है। तो यूपीएससी इन्हीं चीजों को टेस्ट कर रही है आपकी इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आंसर इज सी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। Consider the following statements. Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts। काफ़ी जो है ये फेमस एप्लीकेशन है कि जो हाई एंड कार्स होती हैं फरारी पोर्शा उनमें कार्बन फाइबर्स यूज होते हैं। बेसिक एम होता है एयरक्राफ्ट्स और जो हाई एंड कार्स होती हैं उनमें इसको यूज करने का, जो पावर टू वेट रेशियो है उसको बढ़ाने का। अगर वेट कम होगा तो पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड
कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नहीं गलत है. दे कैन बी रिसाइकल्ड बट द प्रोसेस इज कॉस्टली एंड द प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिसाइकलिंग इज नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी कंपेयर टू अगर हम स्टील या एल्यूमिनियम को रिसाइकल करते हैं. ठीक है, तो आंसर विल बी ए, वन ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन बेसिक अगर हमें साइंस की नॉलेज है तो सॉल्व हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट. हमारी बॉडी तक में नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. नैनो पार्टिकल जो डेफिनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दी साइज, नैनो स्केल की बात करता है. जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स है वो नैनो स्केल्स पे ही होते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग. नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटल ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स. यस, ये एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की. नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस. यस, ये काफ़ी फेमस है ये बात कि नैनो टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली कैन लीड टू अ डूम फॉर ह्यूमंस. ओके, सो आंसर इज डी, 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. इन अ प्रेशर कुकर, अगेन जनरल साइंस का क्वेश्चन, बहुत आसान. इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो, प्रेशर कुकर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे बेस्ड है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है लिक्विड्स का वो डिपेंड करता है सराउंडिंग प्रेशर पे. अगर लिक्विड ओपन कंटेनर में रखा है तो वो डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. अगर लेकिन उसको क्लोज कर दिया गया है तो उस वेसल के अंदर जो, लेट्स से अब हम कुकर की बात कर रहे हैं, तो कुकर के अंदर जो प्रेशर होगा उस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा. जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. ठीक है, और जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फूड कुक करेगा. अब देखो, प्रेशर बढ़ाने का क्या तरीका है कि लिड होती है उसके ऊपर. ठीक है, तो अब जितनी भारी लिड होगी और लिड का एक, जो लिड की एक ओपनिंग होती है उसका एक मतलब कि एरिया होता है. ठीक है, अब जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इसमें वेट ऑफ लिड है, तो जो प्रेशर पड़ रहा है, मैंने बताया प्रेशर, इस प्रेशर पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट, उस पर डिपेंड करेगा कुकिंग टेम्परेचर. तो यहाँ पे कौन से दो फैक्टर हैं? फोर्स जो वेट है और एरिया, उसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता. ठीक है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, वेट ऑफ द लिड. आंसर विल बी 1 and 3 सी. अगेन जनरल साइंस का क्वेश्चन है. वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज. वाटर हमें पता है क्यों इतना अच्छा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वो डाइपोलर होता है. ठीक है, डाइपोलर मतलब जो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, मतलब दो हाइड्रोजन H2O, जो हमारे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग पोल्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, मतलब प्लस माइनस, सिंपली अगर आप समझो तो मतलब कि प्लस माइनस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, इन प्लस माइनस चार्जेस की वजह से ये ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके अपने से एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रख सकते हैं. और डिसॉल्व होने का मतलब यही होता है. डिसोल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंस मींस कि उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक है, तो जो ये स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस बनाते हैं उन लिक्विड्स के साथ या उन सब्सटेंसेस के साथ जो वाटर जिसमें हम मिक्स करते हैं, जिसमें वाटर मिक्स किया जाता है या वाटर में जो मिक्स किए जाते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अच्छा वो सॉल्वेंट माना जाता है. ठीक है, तो रीजन इज इट इज डाइपोलर इन नेचर. अगेन हमारी जनरल साइंस की नॉलेज पे बेस्ड है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. With reference to street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? स्ट्रीट लाइट आपने देखी है, सोडियम लैंप्स के ऊपर एक कवरिंग होती है. रीजन क्या होता है उसका कि जो सोडियम लैंप्स होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट उसकी एमिट होती है. तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लाइट है वो कंसंट्रेटेड हो नीचे की तरफ, क्योंकि वही हमारा फंक्शनल एरिया जहां हमें लाइटिंग चाहिए. ठीक है, एलईडीज अलग होते हैं. एलईडीज एक ही डायरेक्शन में लाइट एमिट करते हैं. ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज नॉट सो इन केस ऑफ एलईडी लैंप्स. मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई? करेक्ट. एज स्ट्रीट लाइट्स
सोडियम लाइट्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन देन एलईडी लैम्प्स, गलत है। एलईडीज हमें पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे लंबी लाइफ होती है एलईडीज की। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे कि हमारी जो नॉर्मल कन्वेंशनल लाइटिंग है, बोथ इन स्ट्रीट लाइटिंग एंड डोमेस्टिक लाइटिंग, वो एलईडी से रिप्लेस की जा सके। द स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक व्हाइल एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटिंग। वेरी इजी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइटिंग येलो कलर की मोस्टली होती है ना, मोनोक्रोमेटिक होती है ना। एलईडी लाइट्स जो होती हैं, एलईडी जो है वो वाइट लाइट्स रिलीज करती है। इसका मतलब ये नहीं है सारी एलईडीज रिलीज करती है, लेकिन स्ट्रीट लाइटिंग में जो यूज होती है वो वाइट लाइट एमिट करती है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन हमारी जनरल साइंस की नॉलेज पे बेस्ड है। बिस्फेनोल ए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इज स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स। मतलब बिस्फेनोल ए से कौन सी प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है? पॉली इथाइलिन खुद बता रहा है कि आई एम ए पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। पॉली विनाइल क्लोराइड बता रहा है आई एम ए पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। पॉली इथाइलिन ट्राइफ्थलेट बता रहा है कि आई एम अ पॉलीमर ऑफ पॉली इथाइलिन ग्लाइसोल एंड टेरेप्थलिक एसिड। ये आपको अगर याद होगा तो ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा? पॉलीकार्बोनेट। आंसर विल बी। ये कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा भी हमें होगा अपनी जनरल साइंस पे, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतनी छोटी छोटी चीजें सारी करंट अफेयर्स से कैच कर सको, लेकिन यूपीएससी मेक श्योर कि अगर आपने अपनी जनरल साइंस अच्छे से कवर की है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, लॉजिक पे बेसिस पे या नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, ट्राइक्लोसान कंसिडर्ड harmful when exposed to high levels for a long time is most likely present in which one of the following। अगेन ये बेस्ड है, क्लास 12th का एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री, क्लास 12th या 11th, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब की राइपनिंग एजेंट्स, इन सब के बारे में बात की है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स आपको पता है सोडियम बेंजोएट वगैरह होते हैं। फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस इथाइलिन गैस वगैरह होती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर हम बिल्कुल श्योरिटी से कह सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ी सी नॉलेज है और अगर हमने करंट अफेयर्स फॉलो किया है, 2020 के टाइम पे ट्राइक्लोसान काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स या फिर सैनिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, ये यूज़ होता है टॉयलेटरीज में। देखो हैंड सैनिटाइजर की बात करता है, सोप, प्रोडक्शन ऑफ सोप्स एंड हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो स्टेटमेंट 2 जो है, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ ली और एक बार यहाँ पे जो ट्रैप है वो कैच कर लिया तो दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं एंड दैट दो स्टेटमेंट्स आर कैन बी इजीली गेज टू बी ट्रू, बट सेकंड स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि कैपिलरीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। कैपिलरीज बहुत ही पतले पतले वेसल्स होते हैं, बहुत ही मतलब कि थिन वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पे एग्जिस्ट करती हैं। उनको रिप्लेस करना विद कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये बहुत ही एडवांस्ड, मतलब कि जब साइंस हो जाएगी तो पॉसिबल हो सकता है, अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ हमारी बॉडी में नहीं हम एंटर करा सकते। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो ओवरऑल टिश्यूज़ के साथ इंटीग्रेट होती है। तो अगर ये स्टेटमेंट 2 आपने पहचान ली, क्योंकि बायोलॉजी की अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, आपको पता है वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार ये समझ में आएगी क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब देखो बात कर रहा है
At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? ड्रोन्स का बेसिक पर्पस है सारे वो काम करना जो ह्यूमंस के लिए डिफिकल्ट या डेंजरस है. तीनों वही चीजें हैं. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. Answer will be D, 1, 2 and 3. Clear? तो इस तरह से यूपीएससी फ्रेम करती है अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन. ध्यान रखना है कि अगर जब तक कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो एप्लीकेशन तो मोस्टली वो पॉसिबल है कि करेक्ट हो. लेकिन ध्यान रखना है, ये भी एक साथ ध्यान रखना है, जैसे हाइड्रोजेल का एक क्वेश्चन आया था कि जो मटेरियल या फिर सब्सटेंस या फिर जो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में पूछी है वो काफ़ी नैरो या फिर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ना हो. ठीक है, हाइड्रोजेल का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यूपीएससी ने इसी तरह का एक ट्रिक यूज किया था. बच्चों को लगा था कि आंसर विल बी ऑल दी अबव, मतलब कि सारी एप्लीकेशंस होंगी, लेकिन लुब्रिकेंट्स वगैरह में यूज नहीं होता है हाइड्रोजेल, बेसिकली ड्रग डिलीवरी में यूज होता है. ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का. उसके बाद बात करते हैं विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन इससे इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है. इसमें यूपीएससी ने आपका सिर्फ एटीट्यूड चेक किया है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको टैकल करना जानते हो नहीं जानते. क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स. Solar powers can be used for running centrifugal pumps and not the ones with piston. पिस्टन सेंट्रीफ्यूगल आपके किसी कहीं पे सिलेबस में नहीं है, फिर भी यूपीएससी क्यों पूछ रहा है? वो टेस्ट करना चाह रहा है कि आप इतनी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई पावर पावर होती है, वो सोलर से प्रोड्यूस हुई हो, न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हुई हो या हाइड्रो से प्रोड्यूस हुई हो, प्रोड्यूस होने के बाद पावर पावर है और किसी भी पंप को चला सकती है वो, प्रोवाइडेड वो पंप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है नहीं चलता. ठीक है, तो आंसर विल बी डी, नन, क्योंकि जो बोल रहा है नॉट द वंस विद पिस्टन नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स, ये गलत है. सोलर पावर हर तरह के पंप को चला सकती है प्रोवाइडेड सफिशिएंट करंट और सफिशिएंट वोल्टेज और सफिशिएंट वोल्टेज प्रोवाइड की जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अटल इनोवेशन मिशन इज ए स्टेप अंडर दी. देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था. अटल इनोवेशन मिशन काफी न्यूज में रहा था. नीति आयोग का ये मिशन है. हम करने के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन अगेन फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग में हम फंस जाएंगे. ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में रहा था ये. आंसर विल बी सी, नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड डेनिसोवन समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू इज समटाइम मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू. काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाता है. डेनिसोवन की बात कर रहे हैं. ऑप्शन 4 है अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है डिवोनियन से. डिवोनियन एक पीरियड है, डेनिसोवन नहीं है, तो ये ऑप्शन चला गया. ठीक है, अब उसके काफी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को. अब बोला कि ए केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. असल में केव का नाम है डेनिसोवा, डेनिसोवन केव नहीं है. डेनिसोवन वो ह्यूमन की एक स्पीशीज है जो डेनिसोवा केव में उसके जो रेमिनेंट्स है वो पाए गए हैं. ठीक है, तो आंसर है बी, डायनासोर नहीं है. ठीक है, डायनासोर भी हो सकता है. अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें सिर्फ टेरानोसोरस वगैरह या फिर वही डायनासोर की होती है, क्योंकि फोसिल की बात हुई है. बट हाँ, अगर हम सोचें एक तरह से लॉजिकली एटिमोलॉजिकली भी सोचें तो रोमन्स, इंडियंस, इटालियंस, तो जो एन वर्ड आता है मोस्टली वो ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, किसी तरह के नेटिव्स के लिए यूज किया जाता है, किसी प्लेस से एसोसिएटेड किसी बीइंग के लिए यूज किया जाता है. इन दिस केस दैट बीइंग इज ह्यूमन बीइंग. ओके, सो आंसर विल बी बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म समटाइम्स सीन इन न्यूज. क्रिस्पर हमने पहले क्लास में किया है, Cas9 पार्टिकल फिजिक्स, सॉरी क्रिस्पर Cas9 पार्टिकल, ये इसमें शायद कुछ, सॉरी हाँ,
तो क्रिस्पर जो Cas9 है ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। क्रिस्पर Cas9 हमने पहले किया है, जीन एडिटिंग का टूल है, ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू यस, क्रिप्टो करेंसी ये भी हमने किया है। बैले टू एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग न्यू, इट इज रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स, ओके, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आंसर विल बी बी, 2 ओनली, ओके। ये Cas9 इसके साथ है, क्रिस्पर Cas9, जो कि हमारा जीन एडिटिंग जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर सीजर्स, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 3D प्रिंटिंग की एडिटिव प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। एडिटिव प्रोसेस मतलब कंपेयर टू अवर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्ट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल से घटा घटा के हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। 3D प्रिंटिंग एडिटिव है, मतलब लेयर बाय लेयर हम जीरो से स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। और अब जो इसकी एप्लीकेशंस हैं सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारी अलग एरियाज, जैसे कि लेट्स से एक 3D प्रिंटर केक तक बना सकता है, एक 3D प्रिंटर एक बायोनिक ईयर बना सकता है, अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो इसके यूजेस थे मैन्युफैक्चरिंग के, तो उससे बढ़ के भी 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स यस, केक्स वगैरह, बायोनिक ईयर्स यस, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में पार्ट्स यस, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज यस, आपके ऑर्गन्स वगैरह, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज यस, हार्ड डिस्क वगैरह या फिर अलग तरह की जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, अगेन जो हमने फोस्फोरेंट रेसेंट पूछा, सॉरी क्वेश्चन देखा था, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है LCDs LEDs कैसे वर्क करते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। Organic light emitting diodes are used to create digital display in many devices. What are the advantages of OLED displays over liquid crystal displays? ठीक है, OLEDs और LCDs, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपने अंदर से देखा है किसी LCD को तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो आपकी LCD पे पिक्सल होते हैं ना, वो खुद लाइट नहीं एमिट करते, वो एक तरह से शटर की तरह एक्ट करते हैं। एक बैकलाइट होती है पीछे, ठीक है, वो उसको क्लोज ओपन कर, मतलब उस लाइट को जो पीछे एमिट हो रही है वो हमारे पास कैसे पहुंच रही है उसको कंट्रोल करके वो पिक्चर्स क्रिएट करता है। मतलब कि जो LCD के पिक्सल्स होते हैं खुद वो लाइट एमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब कि जो LCD होती है उसमें एक बैकलाइट होती है जो कि रिजिड होती है, ठीक है। तो लेकिन OLED डिफरेंट होती है, OLED को किसी बैकलाइट की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑर्गेनिक LED OLED के जो पिक्सल्स होते हैं वो खुद अपने आप लाइट एमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें रिजिड बैकलाइट की जरूरत नहीं है, तो ये सारी एप्लीकेशन उसकी बन जाती है। OLED डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, क्योंकि रिजिड बैकलाइट की जरूरत नहीं है। रोल अप डिस्प्लेस एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLEDs, यस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी एक प्रॉपर्टी। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल, क्योंकि पीछे कोई बैकलाइट नहीं है तो हम ट्रांसपेरेंट उस पर LEDs बना सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस बना सकते हैं। तो आंसर विल बी सी, 1 2 एंड 3। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? लास्ट वीडियो में हमने देखा था थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और मैंने बोला था वो फिजन रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि दो वर्ड से थर्मो और इलेक्ट्रिक, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे है थर्मो न्यूक्लियर, हीट और न्यूक्लियर, ये रिलेटेड है न्यूक्लियर से, बट ये भी फिजन से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है फ्यूजन से। हमारे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक जिसमें बड़े एटम को ब्रेक डाउन किया जाता है, एक जिसमें छोटे दो एटम्स को ज्वाइन किया जाता है एक थोड़ा सा बड़ा एटम बनाने के लिए। दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। फिजन वी यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस, मतलब अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
फ्यूजन इज इन डेवलपमेंटल स्टेज, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, एंड दिस इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर उसी के लिए है, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इट एंड इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। आंसर विल बी डी। तो आप फ्रेजेस को जब समझते हैं तो चीजें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और थर्मोन्यूक्लियर मिल के आपको बता देते हैं कि बात फ्यूजन की हो रही है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन की हो रही है, लेकिन फ्यूजन की नहीं हो रही क्योंकि एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही है। तो ये टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज, थर्मोन्यूक्लियर, पम्प स्टोरेज, हाइड्रो पावर, इन पे अगर हम ध्यान दें, कॉन्फिडेंस रखें, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लास्ट 10 ईयर्स की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट को अब स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन। एक बार आपको ये क्वेश्चंस अपने दिमाग में, एक बार आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, आपको ये जिस तरह की यूपीएससी ट्रैप सेट करती है, जिस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी चूज करती है, वो चीज़ आपको समझ में आने लग जाएंगी, तो आप जो भी आगे पढ़ेंगे वो आपको मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट देगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, तब तक टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।